वसीम बरेलवी का एक शेर है कि तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूं मैं कि तू मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का गम होगा। ये दर्द है प्रयागराज में तैयारी कर रहे उन लाखों स्टूडेंट्स का जो पिछले 15 दिनों से यूपीपीएससी में बदलाव की मांग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला। स्वागत करता हूं चहल एकेडमी स्टेट पीएससी के इस चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पिछले 15 दिनों से इलाहाबाद यानी जिसे हम प्रयागराज कहते हैं वहां पर लाखों छात्र धरना दे रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि जारी की गई विज्ञप्ति में, जारी किए गए नोटिफिकेशन में यूपीपीएससी ने कुछ परिवर्तन किया है, कुछ बदलाव किया है। आज हम समझेंगे उन्हीं बदलावों को, आज हम समझेंगे उन्हीं प्रक्रिया को कि आखिर क्यों धरना देने के पीछे का कारण क्या है। बताया जा रहा है कि धरना देने का मेन कारण है 2 शिफ्ट में यानी 2 अलग अलग डेज में एग्जाम कराना। उसके अलावा एग्जाम के इवैल्यूएशन में, मूल्यांकन में जो हमारा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है उसके चरण को लेकर के। दोस्तों वैसे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में तो सभी ने सुना होगा, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन है क्या, कैसे काम करता है और कैसे एक स्टूडेंट की मार्कशीट यानी उसका अंक पत्र कैसे जारी किया जाता है इस नॉर्मलाइजेशन की मदद से, और क्या कारण है और क्यों लाना पड़ता है सरकार को किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो कोई भी अन्य एग्जाम हो, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। आज हम इन्हीं सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यूपीपीएससी का जो नोटिफिकेशन था वो पिछले साल यानी कि 2023 की बात करते हैं, 2023 में बहुत आसानी से हो गया था। फिर 24 में फरवरी में नोटिफिकेशन आता है जिसकी परीक्षा जून में आयोजित की जानी होती है। लेकिन किन्हीं कारणवश 11 फरवरी को आरओ का एग्जाम होता है जिसमें धांधली की खबर आती है, क्योंकि एग्जाम के पहले ही प्रश्न पत्र छात्रों के पास पहुंच चुके होते हैं। इस पर जब मामला कोर्ट में जाता है तो उत्तर प्रदेश सरकार इस पर रोक लगा देती है और हुए एग्जाम को, विगत एग्जाम को पूरी तरीके से बैन कर देती है यानी रद्द कर देती है और दोबारा 6 महीने के भीतर एग्जाम कराने के निर्देश देती है। यह बात है समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की बात कर रहा हूं। उसके बाद फिर उसी के चलते, उसी के निर्देशन में यूपीपीसीएस की जो परीक्षा होती है इस परीक्षा को टाल दिया जाता है और जून से कर दिया जाता है अक्टूबर में। ध्यान रखिएगा, पहली बार टाला गया था जून में और दूसरी बार यहां पे आया कब, अक्टूबर में। और अक्टूबर जैसे जैसे आता है फिर से इस परीक्षा को टाल दिया जाता है और परीक्षा को रखा जाता है दिसंबर में। दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि इस बार जब परीक्षा को टाला गया तो परीक्षा की डेट रखी गई 7-8 दिसंबर। ये 7-8 दिसंबर परीक्षा की डेट है यूपीपीसीएस के लिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर पहले तो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम, हम मेंस एग्जाम चलो होता है, हम समझते हैं 2 दिन 4 दिन लगता है, लेकिन अगर प्रीलिम्स एग्जाम जो कि एक 1 डे प्रोसेस है, इसमें आखिर 2 दिन क्यों 2 दिन लग रहे हैं, क्या कारण है? और यही नहीं, 7 तारीख को जो एग्जाम होगा इसमें भी शिफ्ट 1 होगी और शिफ्ट 2 होगी, और 8 तारीख को जो एग्जाम होगा इसमें भी शिफ्ट 1 होगी और शिफ्ट 2 होगी। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जैसे हम जीएस और सीसैट की परीक्षा देते हैं तो जीएस की परीक्षा शिफ्ट 1 में यहां पे अलग होगी और शिफ्ट 2 में अलग होगी, और सीसैट की परीक्षा 8 तारीख को शिफ्ट 1 में अलग होगी और शिफ्ट 2 में अलग होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो पेपर शिफ्ट 1 में आया है सेम पेपर शिफ्ट 2 में आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि शिफ्ट 1 के स्टूडेंट, शिफ्ट 1 के विद्यार्थी वो परीक्षा दे चुके हैं, इसीलिए प्रश्न पत्रों की जो महत्व है, प्रश्न पत्रों की जो प्रकृति है वो भी परिवर्तित होगी, उसमें भी बदलाव होगा। इसी के चलते छात्रों ने बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट किया और लाजमी भी है, करना भी चाहिए, क्योंकि जहां पर पहले परीक्षा एक दिन में संपन्न हो जाती थी पूरी तरीके से, क्योंकि यूपीपीएससी देखा जाए तो यूपीएससी के दिशा निर्देश को फॉलो करता है, यूपीएससी के सिलेबस को फॉलो करता है। इसी के चलते ये कुछ हंगामा, ये कुछ धरना शुरू हुआ जिसमें लाखों छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के गेट के सामने सड़कों पर उतर आए और वो डिमांड करने लगे कि जारी की गई इस विज्ञप्ति को यूपीपीएससी जल्द से जल्द वापस ले और पुराने तरीके से, परंपरागत तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हो रहे परीक्षा को वापस से उसको बहाली करें। लेकिन यहां पर समस्या इस बात की आई, चलो ठीक है शिफ्ट वाली बात तो हम समझ रहे हैं, लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ा मामला आया नॉर्मलाइजेशन का, कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन क्या है। दोस्तों जब मैं नॉर्मलाइजेशन की बार बार यहां पर बात कर रहा हूं तो नॉर्मलाइजेशन से मेरा तात्पर्य है कि प्रश्न पत्र के बाद, प्रश्न के परीक्षा के बाद जो आपका उत्तर का मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन के बाद जो प्राप्तांक होगा उस प्राप्तांक में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन यानी कि एक तरीके से सरलीकरण किया जाएगा कि जहां पर जो विद्यार्थी बहुत ज्यादा अंक पाया है या जो विद्यार्थी बहुत कम अंक पाया है, इन दोनों में
में आपस में सामंजस्य बैठ जाए और एक समानता की भावना, समानता के दृष्टिकोण से देखी जाए। देखिए ये सब बातें संविधान में ठीक है, लेकिन यहां पर किसी की प्रतिस्पर्धा में, किसी की तैयारी में जो है ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी हमने बहुत सारे सुविधाएं दे रखी हैं, बहुत सारी रिजर्वेशन कैटेगरीज बना रखी हैं, और अब हमें दोबारा से ऐसी कोई कैटेगरी नॉर्मलाइजेशन जैसी नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों आज हम इसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विभिन्न पालियों में, चाहे वो शिफ्ट, यहां पर पाली का मतलब शिफ्ट से है, विभिन्न पालियों में आयोजित परीक्षा के परिणामों के समान स्तर पर लाना होता है, यानी इनके स्तर को समान करना होता है। दूसरा, इसका कारण यह है कि जब एक से अधिक शिफ्टों में परीक्षा होती है तो हर शिफ्ट का प्रश्न पत्र थोड़ा अलग होता है, जिससे कुछ छात्रों को अधिक आसान प्रश्न पत्र मिल जाते हैं और कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाते हैं। ये तो एक सामान्य सा यहां पर एक डेफिनेशन, यहां पर एक मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया है, लेकिन इसके पीछे का जो मेन कारण है, इसके पीछे का जो मेन प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे अभी। दूसरी बात मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि ये देख सकते हैं आप 5 नवंबर को सबसे पहले फरवरी 2023-24 में जो इसका एक सूचना क्रम आया है, इसकी एक विज्ञप्ति है जिसमें कहा गया है कि भाई ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा यहां पर चूंकि 1/1/2024 को नोटिफिकेशन जारी होता है, फिर 19 जून को इसकी परीक्षा होती है, वापस से अक्टूबर में होना होती है लेकिन नहीं हुई, फिर 7-8 दिसंबर को, जो मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं, 2 पालियों में परीक्षा होनी होती है। ठीक है, यहां पर जो हवाला दिया गया था, इस बात का दिया गया था कि जो क्यों परीक्षाएं टाली जा रही हैं, इसके पीछे का कारण यह बताया गया कि परीक्षा केंद्रों की जो संख्या है उनमें कमी है। तो परीक्षा केंद्रों की संख्या में कमी होने के चलते परीक्षा को लेट, यानी कि काफी देर बाद आयोजित किया जाना होता है। दूसरा, 2 शिफ्ट में परीक्षा लाने के पीछे का कारण भी आयोग ने बताया कि हमारे पास उतने सेंटर्स नहीं है जितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी काफी ज्यादा है, तो जिसके लिए कहीं ना कहीं जो है हमें 2 शिफ्ट का इस्तेमाल करना होगा, जिससे सारे 2 दिन का इस्तेमाल करना होगा, जिससे सारे के सारे विद्यार्थी सुचारू रूप से परीक्षा दे सके। ये बात आयोग ने करी थी। इसके अलावा आयोग जो सबसे बड़ा विवाद का कारण बना, वो बना नॉर्मलाइजेशन। सर, ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? यहां पर आयोग ने कुछ फॉर्मूला दिया है। अब ये फॉर्मूला इतना खतरनाक है, इतना तगड़ा है कि इस फॉर्मूले को नॉर्मल विद्यार्थी समझ ही नहीं सकता है जो जाकर के धरना दे रहा है। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा नॉर्मलाइजेशन है क्या, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है क्या, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है क्या। अगर आप नहीं जानोगे तो धरना देने का मतलब क्या है भैया, तो पहले समझ लो बाबू, है ना, क्या है नॉर्मलाइजेशन। यहां पर इन्होंने लिखा है PIJ, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट J हैविंग ग्रॉस स्कोर्स लेस देन इक्वल टू XJIJ, ठीक है, अपॉन NJ इंटू 100। ये सब बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको जो है समझोगे तो इसमें आपको काफी टाइम लग जाएगा। मैं इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर क्या है ये नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, चलिए नॉर्मलाइजेशन को मैं बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए 7 और 8 तारीख को परीक्षा होनी है, ठीक है, 2 अलग अलग दिनों में परीक्षा होनी है। यहां पर मान लेते हैं 7 तारीख को शिफ्ट 1 में और 7 तारीख को शिफ्ट 2 में, ठीक है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में परीक्षा आयोजित की जानी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए शिफ्ट 1 में 5 विद्यार्थी बैठे, A B C D E, ठीक है, और हर विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक हैं वो अलग अलग हैं। आउट ऑफ 150, 100 ए ने पाया 150 में से 100, बी ने पाया 150 में से 90, सी ने पाया 150 में से 130, डी ने पाया 150 में से 120 और ई ने पाया 150 में से 80 नंबर। तो ये टोटल 5 विद्यार्थी हैं और इन 5 विद्यार्थियों का जो योग आता है, इन 5 विद्यार्थियों का अगर हम योग करेंगे तो ये योग आएगा अराउंड 100, 90, 130, 120, अराउंड 520 आएगा। इसका जो योग आएगा 520 आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि यहां पर ये हुआ कैसे। ठीक है, दूसरा जो शिफ्ट 2 है, अगर शिफ्ट 2 की बात करते हैं तो शिफ्ट 2 में यहां पर FHIJK ये कुल मिलाकर के यहां पर 5 विद्यार्थी यहां भी हैं और इनके प्राप्तांक अलग अलग दिखाई दिए गए हैं, 100, 95, 105, 75, 80। ठीक है, तो टोटल इनके जो प्राप्तांक हो रहे हैं सब मिलाकर के कितने हो रहे हैं? 455। यानी शिफ्ट 1 में जितने भी विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, कुल विद्यार्थियों का प्राप्तांक बटे कुल विद्यार्थी, जिसे हम औसत कहते हैं, एवरेज कहते हैं, कुल विद्यार्थियों का प्राप्तांक बटे कुल विद्यार्थी, तो इनको हमें क्या करना है? भाग देना है शिफ्ट 1 को। ठीक है, शिफ्ट 1 को सबसे पहले अगर हमने भाग दिया, ये कितना आया? 104, यानी कि 104। ठीक है, अगर हमने इनको भाग दिया तो ये कितना आया? ये आया हमारा 91, कितना आया? 91। तो आप देख सकते हैं शिफ्ट 1 में जो औसत आ रहा है वो 104 नंबर का आ रहा है और शिफ्ट 2 में जो औसत आ रहा है वो
91 का आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि शिफ्ट 2 के जो बच्चे हैं, शिफ्ट 2 के जो विद्यार्थी हैं, वो कम नंबर पाए हैं, यानी उनका औसत योग कम आ रहा है, इसका मतलब परीक्षा जो थी, पेपर जो था वो कठिन था। और जबकि शिफ्ट 1 में हमने क्या देखा कि ज्यादा अंक पा रहे हैं, मतलब कि पेपर जो है वो सरल था। अब सवाल ये है कि यहां पर ऐसा क्या करें कि ये जो 91 वाले हैं ना, 91 वाले हैं ना, इनका कुछ जुगाड़ लगाया जाए और ये भी जो है पास कर जाए, ये भी कट ऑफ क्लियर, क्योंकि इनके साथ तो ना इंसाफी हुई है भैया, सीधी सी बात है। क्योंकि 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई, इनका पेपर आ गया कठिन, इनका पेपर आ गया आसान, ये पा गए बढ़िया, मस्त मस्त एंजॉय कर रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, और ये बेचारे जो है रो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें आपसी सामंजस्य बना करके नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनानी है। लेकिन कैसे? ये तो हमने औसत निकाला, ये तो हमने कुल प्राप्तांकों का कुल विद्यार्थियों से भाग करके औसत निकाला। अब क्या करेंगे? अब देखिए सबसे इजी तरीका क्या होगा, अब क्या करेंगे, 104 प्लस 91 इनको जोड़ देंगे, ठीक है। 104 और 91 इनको जोड़ देंगे, तो 104 और 91 कितना होता है, यहां पर देखते हैं 5 9, ठीक है, 195, ठीक है, और 195 होता है, ठीक है, यहां पर। और 195 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 2 से भाग दे देंगे, 2 है ना, तो 2 से भाग दे देंगे। ये कितना आएगा, ये 97.5 के अराउंड आएगा, ठीक है, 97.5 के अराउंड आएगा, या 97 अराउंड हम मान लेते हैं कि 97.5 आएगा। तो ये जो 97.5 है ना, ये हमारा शिफ्ट 1 में आए औसत जो हमारे योग हैं, और शिफ्ट 2 में आए जो हमारे औसत योग हैं, उनको जो है दोनों शिफ्टों को, इन दोनों को जोड़ करके भाग देने से प्राप्त हुआ है कितना, 97.5। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अगर 91 जितना ये टोटल प्राप्तांक है 91, हम देखिए ध्यान से, अगर तो 91 में कितना जोड़ दें कि 97.5 आ जाए, ठीक है, तो हम कितना जोड़ेंगे, 6.5, ठीक है। तो हमने क्या किया, 91 वाले में सबके अंकों में क्या किया, जितने भी लोग थे यहां सबके नंबर में क्या किया, 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 क्या कर दिया, जोड़ दिया। किसके नंबर में, जिनके कम थे, इनमें हमने 6.5 जोड़ दिया, 6.5 हमने जोड़ दिया। अब हुआ क्या, तो मान लीजिए कोई लटका हुआ है किनारे पे ना, तो वो कट ऑफ क्लियर कर जाएगा। तो इनके साथ तो हो गया, अच्छा इनको फ्री में नंबर मिल गए, मस्त एकदम खा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इनके साथ हो गई सर नाइंसाफी, क्यों? क्योंकि इनका नंबर ज्यादा है, ठीक है, कितना ज्यादा है, 6.5, कितने में से, 104 में से 97 यहां बन रहा है, तो 97 में कितना घटाया जाए कि सॉरी कितना जोड़ा जाए, 104 बन जाए, तो 6.5। तो हमने क्या किया, यहां पे 104 6.5 घटा दिया। जब घटाने पर हमें कितना मिलेगा, 97.5। तो हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे लोगों में से, ये जितने भी हैं A B C D, इनमें से क्या करेंगे, -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5, हम क्या करेंगे, 6.5 नंबर घटा देंगे। चलिए इनकी तो हालत खराब हो जाएगी, ई वाले की 80 नंबर पाए भाई साहब, ठीक है, ये तो पूरा कट ऑफ से बाहर निकल जाएंगे। हो सकता है अगर कट ऑफ गई हो 98, तो ये भी गायब हो जाएंगे, ये भी गायब हो जाएंगे, केवल यही 2 लोग पास होंगे। तो यानी कि 3 लोग इसमें से हो गए गायब, टैलेंटेड थे, उनसे ज्यादा नंबर पाए थे, लेकिन चले गए बाहर। ये क्या है, यही तो है प्रक्रिया। तो इसमें जो अच्छे विद्यार्थी होंगे वो छट जाएंगे, जो अच्छे विद्यार्थी होंगे छट जाएंगे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो ज्यादा नंबर पाए थे, उनमें से हमने क्या किया, नंबर को घटा दिया, जो यहां पर जो कुल औसत आया था, ठीक है, 6.5 हमने उसमें से घटा दिया, और यहां पर जो कम नंबर पाए हैं उनमें हमने क्या किया, उतना जोड़ दिया। तो इस तरीके से ये लोग क्या हो गए, ये लोग तो पास हो गए, लेकिन जो अच्छे विद्यार्थी ना वो छट जाएंगे। इसी चीज को लेकर के, इसी प्रक्रिया को लेकर के बवाल चल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यूपीपीसीएस के एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, एसएससी के एग्जाम में होता है, कई दिनों तक एग्जाम चलता है, हम समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस इतनी बड़ी परीक्षा में जहां पर आप देश को चलाने जा रहे हैं, वहां पर इस तरीके से अगर देखिए, इसका कारण क्या है, आप पब्लिक सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट के लिए क्या चाहिए, एक ऐसा विद्यार्थी जो कि औसतन सही हो, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट ना हो, ठीक हो, टैलेंटेड हो। लेकिन यहां पर टैलेंटेड स्टूडेंट्स को आप नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से बाहर कर दोगे तो होगा क्या, हो तो कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाएगा। तो इसीलिए छात्र यहां पर धरना दे रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हटाई जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से नुकसान उन विद्यार्थियों को होगा जो मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं और अंततः उन्हें हार का, असफलता का सामना करना पड़ता है। यहां पर इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अभी ये बात तो जारी की गई है कि हाँ चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार से बात हो रही है, इसमें तमाम पॉलिटिशियन भी आकर के इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि ये स्टूडेंट्स के, ये विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है, इसीलिए सरकार इस पर सोच समझकर अपना फैसला सुनाए। अभी कल जारी हुआ जो कल जारी हुई एक पोस्ट है, उस पोस्ट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा है
ठीक है, कल की डेट में जारी हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि जो 2 शिफ्ट में परीक्षा करानी थी, अब ये परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। अब जब परीक्षा एक शिफ्ट में होगी, एक ही दिन में होगी, तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। हालांकि स्टूडेंट्स की बात जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मान ली है। अब देखिए कब तक मानती है और कब ये एग्जाम होता है। बने रहिए, और भी नई नई और बेहतरीन जानकारी के साथ हम आपको लेकर के आएंगे अगले वीडियो में, और बताएंगे कि आखिर क्या तैयारी का प्रोसेस होना चाहिए यूपीपीसीएस में। फिलहाल के लिए अभी यहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को विद्यार्थियों की मांग के आगे, विद्यार्थियों के धरने के आगे, विद्यार्थियों की सौगंध और सफलता के आगे झुकना पड़ा है। नमस्कार, धन्यवाद।